So guys, today what I'm going to discuss with you has the potential to shake the very foundations of how you think about the world. As you know what is really happening. Iran-Israel war is going on and a lot of people are wondering what basically US is trying to do. ये war जो है ना, ये है तो ये ईरान और इजराइल का, बट आज इजराइल जो है why it has become so powerful that it is able to make America come into this particular war at its own will. मतलब कि अमेरिका जो कि और किसी की वॉर में अपने आप कभी भी डायरेक्टली नहीं आता, nobody can drag them into a war. बट एक छोटी सी कंट्री, अगर आप उसको मैप में भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको मैप में वो इजराइल दिखेगा भी नहीं. एंड सपोजिडली अमेरिका जो है ना, वो एक सुपर पावर है. यूएस इज द सुपर पावर. अ लॉट ऑफ पीपल कीप वंडरिंग कि ये इस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल माइट से इजराइल इज क्वाइट पावरफुल बिकॉज ज्यूज जो है ना, वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं. तो आज का जो सेशन है ना, बेसिकली पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्यूज पावरफुल क्यों हैं. और अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि ज्यूज पावरफुल हैं, दैट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट यू नो अबाउट. Because the kind of power that they wield, it has the potential to control the whole world. Basically, what they are doing is they are not just using America as a puppet, but they are controlling all of us. They are controlling the whole world per se. And how are they doing that? You'll be surprised to know by the end of this particular session. देखो guys, एक बात सोचो, आज के डेट में ना, जो इजराइल जो है बेसिकली, या ज्यूज हैं, वो लोग जो है ना, वो तीन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग, दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड्स फाइनेंस. सेकेंड, they are controlling the world's technology, and third, they are controlling the world's media. तो एक बार उस पर बात करते हैं किस तरीके से. अगर मैं बोलूँ लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूँ, वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं या जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, दे आर ऑल ज्यूइश ओन्ड. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, गोल्डमैन सैक्स की ज्यूइश एंटिटी है. आपने लीमन ब्रदर्स का नाम सुना होगा, जो आज के डेट में डिफंक्ट हो चुका है, बट ऑब्वियसली इट वाज टेकन ओवर बाय अदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स. अगेन इट वाज अ ज्यूइश एंटिटी. अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर आप बात करते हो, मेटा की, फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मेटा के जितने भी बिजनेस वेंचर्स हैं, ये सारे के सारे ज्यूइश ओन्ड हैं. गूगल, अल्फाबेट के अंदर जितनी भी सारी चीजें आ रही हैं, ये लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, ये दोनों ज्यूइश हैं. अगर आप ब्लूमबर्ग की बात करते हो, माइकल ब्लूमबर्ग ज्यूइश. आपको पता होगा ब्लूमबर्ग टर्मिनल है, और वो टर्मिनल नॉट जस्ट फॉर डेटा बट अक्रॉस द वर्ल्ड ब्लूमबर्ग के न्यूज चैनल भी है. आप समझो, अगर ये चाहें, कोई भी कंट्री अगर इनके अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करे, लाइक फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ एट्रोशियस थिंग्स हैव हैपेंड इन गाजा ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन आपको क्या लगता है पूरे वर्ल्ड जो है, एक भी कंट्री इनके अगेंस्ट क्यों नहीं बोल पा रही? क्यों? क्योंकि यार ये लोग सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर. अगर मैं मेटा की बात करूं, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर रहा है. बेसिकली दे नो कि आपको क्या दिखाना है, किस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट करना है, व्हाट आर यू गोइंग टू सी, और उसके बेसिस पर आप किस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करना है. दैट इज व्हाट दे आर कंट्रोलिंग. दैट इज वन. गूगल की अगर मैं बात करता हूं, कौन से आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, किस चीज को उन्हें प्रमोट करना है, किस चीज को नहीं करना, वो भी वही चीज देखते हैं. देखो एक बात समझो, अगर आज मुझे गाजा को सपोर्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली जाकर वहां पर कुछ फाइनेंशियल एड के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता. बट अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. वो तो चाहे ना कि मैं फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव लाइक 100-200 करोड़ एज फाइनेंशियल एड टू गाजा. ये लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली वो उस कंपनी को खत्म कर सकते हैं. किस तरीके से? हर एक कंपनी आज की डेट में अपनी ऐप बनाकर बैठी है. अगर आप सोचोगे मैं फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी हूं और मैं बोलता हूं कि नहीं, मेरे को आगे इनको हेल्प करना है जाकर, फॉर एग्जांपल मैं स्विगी हूं, मैं जोमैटो हूं, या फिर मैं कोई भी और बड़ी कंपनी हूं, मुझे इनको पैसा देना है. The thing is, the moment I do that, the moment I show some support, or rather go against these people, what are they going to do? वो बोलेंगे ठीक है यार, आप ना ऐप पे ना हम आपकी रेटिंग्स खराब करेंगे सबसे पहले, या फिर आपके कंपेटिटर जो है ना उसको ज्यादा विजिबिलिटी दे देंगे. इस तरीके से आपके बिजनेस को किल कर सकते हैं, आपकी गूगल एड्स को रोक देंगे, आप एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर सकते. ये तो हो गया कंपनी लेवल पे. कंट्री लेवल पे सोचो, अगर मान लो कोई कंट्री आके डायरेक्टली अगर इनको बोले, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? माइकल ब्लूमबर्ग डायरेक्टली क्या बोलेगा, एक रिपोर्ट निकाल दो इस कंट्री के लिए, द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंट्री आर नॉट लुकिंग गुड. फोरकास्ट खराब कर देते हैं इनका. द मोमेंट दे गिव अ मॉडरेट फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, क्या होगा? सबसे पहले सारे के सारे एफआईआई निकल जाएंगे, उनकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी, उनके इंपोर्ट बिल बढ़ जाएंगे इसकी वजह से. तो अल्टीमेटली दे कैन ब्रिंग डाउन एनी पर्टिकुलर कंट्री ऑन इट्स नीज व्हेनेवर दे वांट टू. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लाइक बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ओरेकल है, वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जो मेजर सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे सारे कौन बना रहा है? ये ओरेकल बनाता है. एक और बहुत बड़ी कंपनी है ब्लैक रॉक जो है, इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी. कितना एसेट मैनेज कर रही है? अराउंड $10 ट्रिलियन. इट इज अ ज्यूइश एंटिटी. लैरी फिंक इज अ ज्यू. आप सोचो $10 ट्रिलियन कितना है. और ये कंपनी जो है ना, जो कंपनीज को
ज्यूज डायरेक्टली ओन नहीं कर रहे। उन कंपनीज के अंदर ब्लैक रॉक ने बहुत ही मेजर स्टेक लिया हुआ है। वर्ल्ड की टॉप सारी कंपनीज के अंदर इन्होंने स्टेक ले रखा है। मतलब आप समझो कि कोई कंपनी इनके अगेंस्ट अगर बोले, उस कंपनी के शेयर्स ये मैसिवली सेल करना स्टार्ट कर देंगे। देखो क्या होगा ना, सोचो ब्लूमबर्ग ने बोला ये कंपनी को क्रैश करना है। चलो इसका लेटेस्ट एग्जांपल समझो। आपने हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम सुना होगा, ज्यूइश एंटिटी। अडानी की 1 लाख करोड़ से उसकी वैल्यू को गिरा दिया जस्ट बाय वन सिंगल रिपोर्ट। और वो तो ब्लूमबर्ग भी नहीं था, हिंडनबर्ग था। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो बेसिकली ब्लूमबर्ग से तो बड़ा नहीं है। सोचो ना, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और अडानी जो वर्ल्ड में सबसे टॉप लेवल के बिलियनियर्स में आने लग गया था, एक साथ उसके स्टॉक को बिल्कुल क्रैश करवा दिया। मतलब एक रिपोर्ट आई, जितने वर्ल्ड ओवर के अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो ज्यूइश ओन्ड है और मेजर तो ब्लैक रॉक ही है। सोचो इन लोगों ने अगर सेल करना स्टार्ट कर दिया तो होगा क्या? डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू लीड टू अ कंटेजियन समझते हो? एक ने किया, सारे लोग भी निकालना शुरू कर देंगे। ये वही वाली बात होती है ना, मार्केट में एकदम से फियर आना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा गिरना स्टार्ट हुआ, एवरीबडी विल से कि यार अगर ब्लैक रॉक बेच रहा है, आई शुड आल्सो गेट आउट ऑफ द कंपनी। तो होगा क्या? उस कंपनी के प्राइसेस बिल्कुल क्रैश कर जाएंगे। तो माय पॉइंट इज, इस लेवल पर ये लोग फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को यूज करके अलोंग विद मीडिया, अब मीडिया में अगर मैं बात करूं, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ओन्ड बाय ज्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स हैव अ मेजर इन्वेस्टमेंट बाय ज्यूज। जितने भी हॉलीवुड के जितने भी बिग बैनर्स हैं, लाइक यूनिवर्सल हो गया, वार्नर ब्रदर्स हो गया, मार्वल स्टूडियोज हो गया, ये सारे के सारे ज्यूइश एंटिटीज हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, अब वाई हॉलीवुड? बिकॉज दे शेप पब्लिक ओपिनियन। जिस तरीके से मीडिया को ये लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मीडिया इज द ओनली वे थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। अब एक बात समझो ना, आज की डेट में आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड दे आर चूजिंग व्हाट टू शो यू, व्हाट नॉट टू। तो दे कैन वेरी इजीली मैनिपुलेट योर थिंकिंग। अदरवाइज कोई गाजा जाके तो नहीं देख रहा, कोई ईरान जाके तो नहीं देख रहा। आपको ये भी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यार ये तो सामने वॉर हो रही है, तो ट्रंप कभी आके कुछ बोल रहा है, वहां पर ईरान कुछ और बोल रहा है। बेसिकली देयर इज सो मच कंफ्यूजन अबाउट व्हाट इज रियली हैपनिंग दैट यू हैव नो आइडिया। एंड अल्टीमेटली हमें लगता है कि यार हम ट्रस्ट किस चीज पे करें। सेकंड चीज क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यूज जो है ना, बेसिकली बिकॉज दे कैन शेप पब्लिक ओपिनियन, तो वो बहुत इजीली उनकी कंट्री में कौन सा प्रेसिडेंट होगा, कौन नहीं होगा, कौन सिलेक्ट होगा एज अ पॉलिटिशियन, उन सबके ऊपर भी कंट्रोल इन्हीं का ही है। देखो पूरे वर्ल्ड में आप ये समझ लो 800 करोड़ लोग हैं और ज्यूज कितने हैं पूरे वर्ल्ड में? अराउंड 1.5 करोड़। कुछ बात समझ लो, 0.2%। और अगर मैं यूएस में बात करूं तो 60 लाख ज्यूज यूएसए के अंदर रहते हैं। तो होता क्या है, एक तो वोट बैंक के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड चीज पता है क्या है, ये है बहुत पावरफुल। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूएसए के अंदर जो टॉप 400 बिलियनियर्स की जो लिस्ट है, उसके अंदर से 100 बिलियनियर्स जो हैं वो ज्यूज हैं। और वो सिर्फ 100 बिलियनियर नहीं है, वो टॉप बिलियनियर्स हैं। अब आप लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, इन सब की बात करो तो द काइंड ऑफ मनी दैट दे आर बिल्डिंग। ओके, आई फॉरगॉट अबाउट चैट जीपीटी, सैम ऑल्टमैन, वो भी ज्यू है। बेसिकली सारा एआई, सारी टेक्नोलॉजी, बेसिकली एवरीथिंग, मतलब इन लोगों ने ना एक क्या कर रखा है, दे हैव क्रिएटेड अ होल नेक्सस। और ये इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी जो है ना, वो इतनी सारी टेक्नोलॉजी, मीडिया और फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर रही है। बात पता है क्या है गाइस, ज्यूज की जो हिस्ट्री है ना, वो काफी ब्लडी रही है। अभी तक मैंने आपको क्या बोला, ये जो आपको बताया ना, ये हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी पता भी हो। व्हाट इफ आई टेल यू दैट दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये कुछ भी नहीं है अभी। उनकी पावर जो है ना, वो अभी आपको एक्चुअली पता ही नहीं है। तो दैट इज समथिंग विच आई विल बी टेलिंग यू अबाउट। तो थोड़ा सा ना, वी हैव टू गो बैक इनटू हिस्ट्री। लेकिन मेरा हिस्ट्री से मतलब ये नहीं है दैट वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। हमारा आइडिया पता है क्या होगा, एज एन एनालिस्ट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और कौन कौन सी हिस्ट्री की चीजें हमको पता होनी चाहिए, जिससे कि हम आज उस इंफॉर्मेशन को यूज करके ना वी आर एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। क्योंकि यार देखो, पीछे हिस्ट्री में जाने का ना सेंस वही होता है। ऐसा नहीं होता कि आप रैंडमली यू आर जस्ट मगिंग अप ऑल द फैक्ट्स। विंस्टन चर्चिल की एक बहुत ही फेमस लाइन थी, द फर्दर यू गो बैक इनटू द पास्ट, the further you can go back into the past, the further you can look into the future. बट हम जिस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम रैंडम फैक्ट्स को याद करते रहते हैं। वी डोंट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, बिकॉज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज अ लॉट ऑफ टाइम हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स। एक बार ना पीछे चलते हैं थोड़ा। ज्यूज जो है ना, दे यूज्ड टू लिव अराउंड जेरूसलम। जेरूसलम इनका पूरा एरिया था, दे यूज्ड टू लिव देयर ओनली। दीज पीपल वर पेरिनियली दे वर बैंकर्स। होता क्या था कि 3 मेजर रिलीजन्स थे जो उस एरिया के अंदर ज्यादातर चलते थे। एक तो था जुडाइज्म, जो कि ज्यूज का रिलीजन है। दूसरा था मुस्लिम्स, इस्लाम।
एंड द थर्ड वाज क्रिश्चियनिटी। और जेरूसलम जो है ना वो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट था, तीनों रिलीजन्स के लिए सबसे होलीएस्ट प्लेसेस मानी जाती हैं। अब हो क्या रहा था कि उस टाइम पे क्या हुआ कि ज्यूज जो थे ना दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चनेबल थिंग्स, और उनका रिलीजन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि बेसिकली क्या था, जीसस क्राइस्ट जो थे, बेसिकली जीसस क्राइस्ट जो थे वो एक्चुअली ज्यू थे पहले, और बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, आई विल क्रिएट माई ओन प्रिंसिपल। उनका फोकस रिलीजन बनाना नहीं था, वो तो ठीक है बाद में रिलीजन बन जाते हैं उस चीज को लेकर, बट उनका फोकस ये था कि ओके आई विल फॉलो माई ओन प्रिंसिपल्स एंड नॉट जुडाइज्म। ये वही वाली बात होगी, जैसे अगर इंडिया की बात करूं तो गौतम बुद्धा जो थे वो थे हिंदू, बट बेसिकली ही फाउंडेड, मतलब वो ही डिड नॉट फाउंड, बट बेसिकली उनके बाद बुद्धिज्म बन गया। इस तरीके से क्रिश्चियनिटी जो थी ना वो एक्चुअली ज्यूज के थ्रू निकली थी। जीसस क्राइस्ट जो थे ना वो ज्यूज की प्रैक्टिसेस को ना ओपनली क्रिटिसाइज करते थे। तो इन्होंने क्या किया, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो ज्यूज थे ना इन्होंने कंस्पायर किया एंड जो रोमन एम्परर था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनके साथ कंस्पायर करके इनको क्रूसीफाई करवा दिया जीसस को। एंड आफ्टर दैट द वर्ल्ड टर्न्ड अगेंस्ट ज्यूज, क्योंकि हुआ गया कि उनको लगा कि नहीं यार, जीसस क्राइस्ट जो है ना उनकी जो एक्चुअल क्रूसिफिकेशन का जो रीजन है वो रोमन एम्पायर नहीं था, वो पीछे से ज्यूज थे। पूरे यूरोप के अंदर वो कहीं भी जाते थे उनको वहां से निकाल दिया जाता था। ये तो चलो ठीक है, दिस स्टोरी सम ऑफ यू वुड स्टिल नो, लेकिन अब यहां से एक बार सुनते हैं द इकोनॉमिक साइड ऑफ इट। देखो गाइस, होता क्या था ना, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों के अंदर ना एक टाइप ऑफ बिजनेस को ना बहुत ही गलत माना जाता था, एंड दैट वाज मनी लेंडिंग। उनको ऐसा लगता था कि अगर आप मनी लेंडिंग कर रहे हो ना, आप इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हो, तो यू आर नॉट टेकिंग रिस्क। इस्लाम में तो बोलते थे कि हराम है वो पैसा, तो ना क्रिश्चियनिटी में वो चीज अच्छी मानी जाती थी ना इस्लाम के अंदर। दूसरी चीज क्या थी, ज्यूज जो थे ना उन्हें कहीं पे भी ना कोई अच्छा बिजनेस करने नहीं दिया जाता था। बेसिकली क्या था, थे तो बहुत ही हैंडफुल ऑफ पीपल वर देयर, बहुत ही कम लोग हुआ करते थे। अब वो हर कंट्री के अंदर, किसी कंट्री में थोड़े से ज्यूज है, किसी दूसरी कंट्री के अंदर है, हर यूरोपियन कंट्री के अंदर देवर स्प्रेड आउट। तो इनको मेन स्ट्रीम बिजनेसेस के अंदर एंटर नहीं करने देते थे। अब मेन स्ट्रीम बिजनेस में एंटर नहीं करने दिया तो इन्होंने क्या सोचा कि यार ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम वो बिजनेस करेंगे जो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये दोनों नहीं करना चाहते। हम क्या करेंगे, वील गेट इनटू मनी लेंडिंग बिजनेस। इन्होंने मनी लेंड करना स्टार्ट किया। अब मनी लेंडिंग बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट चार्ज कर करके दे यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। सिंपल सी बात समझो यार, चाहे कुछ भी हो, अगर आप मनी लेंड कर रहे हो इसका मतलब आप बिजनेस कम्युनिटी के और जो सबसे रिच कम्युनिटी है उसकी ब्लड लाइन को आपने एक तरह से टच कर दिया, उसकी हार्ट को आपने टच कर दिया। बेसिकली आप अल्टीमेटली बिल्कुल उस सिटी के, उस स्टेट के या उस कंट्री के बिल्कुल टॉप मोस्ट लोगों के साथ जुड़ गए आप। धीरे धीरे क्या होता था, दे यूज्ड टू बिकम सो पावरफुल कि वहां के लोगों को रियलाइज होता था कि यार ये लोग फिर मैनिपुलेट करने लग गए। द मोमेंट दे यूज्ड टू डू दैट, ये उनको निकाल के दूसरी कंट्री में चले जाते थे, फिर ये दूसरी कंट्री में जाके दे यूज्ड टू डू द सेम थिंग। तो बेसिकली ये इस तरीके से क्या हो रहा था, पूरे यूरोप के अंदर ना उन्हें किसी भी एक कंट्री के अंदर ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जाता था। दे हैड टू कीप मूविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसमें से ना क्या था, एक फैमिली थी, उसका नाम था रॉथस्चाइल्ड फैमिली। रॉथस्चाइल्ड जो थे ना बेसिकली उनका पर्पस क्या था, आर्मस्ट्राइल्ड रॉथस्चाइल्ड वाज द पायनियर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंकिंग बिजनेस। रॉथस्चाइल्ड बैंक्स हुआ करते थे। बेसिकली ही हैड 5 सन्स। ही प्लेड अ वेरी श्रूड गेम। उनके 5 सन्स थे, पांचों को ना यूरोप के पावर सेंटर्स में उन्होंने इंस्टॉल किया। दे यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के अंदर एक बेटे को रखा, एक को रखा वियना के अंदर, एक को लंदन के अंदर, एक को नेपल्स के अंदर, एक को पेरिस के अंदर। ये 5 सिटीज के अंदर इनको इंस्टॉल कर दिया, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई एम टॉकिंग अबाउट 1600s, 1700s, अर्ली 1800s की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, आप ना इन 5 सेंटर्स के अंदर ना चले जाओ एंड वी आर मेकिंग डिसेंट मनी, वी हैव अ डिसेंट बेस। अब होता क्या ना, मनी लेंडर तो यार ठीक है, मनी लेंडर तो बहुत सारे लोग हर जगह काम कर रहे हैं, बट हाउ दे बिकेम सो पावरफुल। उसमें से एक फैमिली का एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूं कि व्हाट दे रियली डिड टू बिकम सो पावरफुल। जो सबसे प्रोमिनेंट फैमिली थी दैट वाज द रॉथस्चाइल्ड फैमिली। इन्होंने इन 5 जगहों पे इनको भेज दिया। उसमें से जो सबसे जो श्रूड था ना, दैट पर्सन वाज नेथन रॉथस्चाइल्ड। ही वाज इंस्टॉल्ड इन द लंदन ब्रांच ऑफ रॉथस्चाइल्ड बैंक। ये लोग क्या करते थे, हर कंट्री के अंदर ना वॉर्स करवाते थे। बेसिकली क्या है ना कि अब मैं 5 जगहों पे हूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रांस के अंदर नेपोलियन था। नेपोलियन जो था, he wanted to conquer the world at that time in the early 1800s। किसी को भी अगर कोई भी चीज अगर उसको कॉन्क्वेस्ट करना है, उसको फंडिंग चाहिए, तो ये लोग क्या करते थे, रॉथस्चाइल्ड ही क्या करते थे, फंडिंग कर रहे हैं नेपोलियन को, और उधर से इंग्लैंड को, ब्रिटेन को भी उनका लंदन ब्रांच वाला ऑफिस उनको फंडिंग कर रहा है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि दोनों ओपोनेंट्स को फंड एक ही बैंक कर रहा है। एंड थिंक अबाउट दिस थिंग, मैं ये चूज कर सकता हूं हु विल विन द वॉर।
Because at the end of the day, it is not just about the power that you have, it is about the amount of money that you have so that you can keep buying armies, you can keep buying arms and ammunitions and what not. ये लोग क्या करते थे, ये जानबूझ के ना दोनों पार्टीज को इतना पैसा देते थे that दोनों parties used to think that they have enough opportunity or a hope to actually go for the win. और फिर लास्ट मोमेंट पे उनको जिसको जिताना होता था उसको लास्ट में आपको बोल देंगे, लेट्स सपोज कि उनको फ्रांस को नहीं जिताना, उनको ब्रिटेन को जिताना है, तो वो कहेंगे यार ठीक है सॉरी यार अब इससे ऊपर फंडिंग नहीं मिल पाएगी, और लास्ट जो बेसिकली जो पावर ब्लो होता है वो बेसिकली ब्रिटेन से दिलवा दिया। कहने का मतलब क्या है कि दीज पीपल रियलाइज्ड दैट इट इज बेटर टू फंड द कंट्रीज रादर देन पीपल, दैट इज वन। बिकॉज होता क्या ना, लोगों को फंड करने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हो सकता है वो डिफॉल्ट कर दे, लेकिन अगर गवर्नमेंट को आपने फंड किया ना तो गवर्नमेंट डिफॉल्ट अगर करेगी भी फिर भी क्या है ना, उसके सिटीजन्स तो हैं, उनसे टैक्स ले सकती है, उनसे टैक्सेस लेकर मुझको पे ऑफ जरूर कर देगी। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज रहती थी कि यार ये ना बंदा डिफॉल्ट तो नहीं करेगा, गवर्नमेंट को पैसा देने से फायदा ज्यादा है, एक तो मेरे रिलेशन अच्छे होते हैं विद द रॉयल्टी, दैट इज वन, और साथ में क्या है मेरे को डिफॉल्ट भी नहीं होगा। और ये लोग साथ में ना एक कंडीशन और रख देते थे, जो जीतेगा, जो कंट्री हारी है ना तो उसको भी जो हमने लोन्स दिए हुए थे वो भी आप ही हमको पे करोगे, इस कंडीशन पे वी आर गिविंग यू द लोन। अब आप समझो इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, आपने उसका नाम सुना होगा बैटल ऑफ वाटरलू का। बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर क्या था, नेपोलियन एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, उनका बेसिकली अब वॉर किससे था, ब्रिटेन के साथ। दिस बैटल वाज फॉट इन वाटरलू एट दैट पॉइंट इन टाइम। बेसिकली आपको पता है कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग तो थी नहीं कि एकदम से वॉर का रिजल्ट एकदम से आपको पता चल गया। हो क्या रहा था कि वॉर जो था ना, ब्रिटेन वाज विनिंग द वॉर, ब्रिटेन वॉज विनिंग द वॉर। तो जैसे ही वो वॉर जीता उसके बाद ना रॉथस्चाइल्ड का जो इन्फॉर्मेंट था उसने पहले आके रॉथस्चाइल्ड को बोल दिया कि इंग्लैंड हैज वन द वॉर। जैसे ही रॉथस्चाइल्ड को ये न्यूज पता चली, दे हैड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स अर्लियर इन द बॉन्ड मार्केट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ठीक है, और साथ में उनके फाइनेंशियल एसेट्स, बाकी स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, दोनों के अंदर बहुत पैसा लगा हुआ था। मेजर मनी वाज इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड मार्केट्स। और हुआ क्या था, ये पैसा जो इनका था ना, बेसिकली क्या था, एक और प्रिंस विलियम करके ना एक रॉयल्टी था, उसने क्या किया था, बेसिकली जब नेपोलियन वाज ट्राइंग टू कैप्चर प्रिंस विलियम, ही वेंट लूज इनटू द फॉरेस्ट, और उसने क्या किया, अराउंड 550,000 पाउंड्स उसने रॉथस्चाइल्ड को दिए कि मेरी तरफ से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा देना और मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए व्हेन आई कम बैक। इन्होंने क्या किया, बॉन्ड में पैसा सारा नहीं लगाया, वॉर टाइम एक्टिविटीज के अंदर पैसा लगा लिया जहां पे ये ज्यादा पैसा कमा सकते थे, और उसके थ्रू पैसा कमा कमा के फिर उन्होंने बाद में बॉन्ड्स भी खरीद ली, मतलब बहुत मल्टीपल टाइम ओवर में बॉन्ड में। तो इसका मतलब ये समझ लो कि सारा पैसा जो है ना वो कहां पे लगा दिया, पूरी बॉन्ड मार्केट के अंदर यूनाइटेड किंगडम की। द मोमेंट दे गॉट द न्यूज दैट ब्रिटेन हैज वन द वॉर, व्हाट डिड दे डू, दे स्टार्टेड सेलिंग एवरीथिंग। अब आप बोलोगे कि ब्रिटेन जीत रहा है ना तो उसके तो एसेट्स तो सेफ होने चाहिए, सोचा जाए तो। देखो सिंपल सी बात है, अगर नेपोलियन जीत जाता, गवर्नमेंट को उसने टेक ओवर कर लिया, फिर वो ये थोड़ा बोलता कि अच्छा चलो ये बताओ कि अब किस किस के पैसे थे जिससे ब्रिटेन ने पैसे लेकर हमारे ऊपर वॉर किया था, चलो उनके पैसे वापस करेंगे। डू यू थिंक दे आर गोइंग टू गेट देयर मनी बैक? अगर वो हार जाते तो, ब्रिटेन हार जाता तो डू यू थिंक दे वुड हैव गॉटन देयर मनी बैक? थिंक अबाउट इट। लेकिन ब्रिटेन तो जीत रहा था, दे सोल्ड द बॉन्ड्स, क्योंकि द मोमेंट दे स्टार्टेड सेलिंग, people thought there is something that Rothschild know that we don't know। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सेल करना स्टार्ट, मतलब पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। वही बॉन्ड जो 100, लेट्स सपोज 100 पाउंड्स का एक बॉन्ड था, वो गिरते गिरते 60 पाउंड्स 50 पाउंड्स पे आ गया, 45 पाउंड्स पे आ गया। और हो क्या रहा था, इन्होंने तो स्टार्टिंग में सेल करना स्टार्ट किया था, उसके बाद लोगों ने इतना पैनिक में सेल कर दिया और रॉथस्चाइल्ड के जो एजेंट्स थे वो चुपचाप उनके बॉन्ड्स को खरीदते जा रहे थे दूसरे टर्मिनल से। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, दिस इज द वे दे कंट्रोल्ड द बैंक ऑफ इंग्लैंड, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 45-50% पे बॉन्ड्स जो थे ना, पूरे ब्रिटेन के बॉन्ड्स उन्होंने खरीद लिए, और एक दिन बाद न्यूज आती है दैट इंग्लैंड हैज एक्चुअली वन द वॉर। द मोमेंट दैट हैपेंड, वो 50 पाउंड्स के जो बॉन्ड्स थे अगेन वेंट अप टू 100, और आप समझो पूरी कंट्री के मेजर पोर्शन ऑफ द बॉन्ड उन्होंने खरीद रखे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और वो डबल हो गए इन अ स्पैन ऑफ 2 days, मेकिंग देम एन अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। और उसके अंदर ना कुछ बॉन्ड्स के अंदर ना एक स्पेसिफिक स्पेशल फीचर था कि काफी सारे वो बॉन्ड्स जो थे दे वर कन्वर्टेबल एज बैंक ऑफ इंग्लैंड का स्टॉक, मतलब आप उन बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द शेयर्स ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। मतलब आप ये समझ लो
कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो उस टाइम का सेंट्रल बैंक था, और वो 1800s वाज द टाइम व्हेन ब्रिटेन वाज द अल्टीमेट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। थिंक अबाउट इट, उसका सेंट्रल बैंक कंट्रोल कौन कर रहा है? रॉथशाइल्ड। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना रॉथशाइल्ड की एक बहुत ही, नेथन रॉथशाइल्ड की एक बहुत ही फेमस एक लाइन थी, I care not who sits on the throne of England where the sun never sets. The person who controls the money supply controls Britain and I control the money supply. तो इसका मतलब ये था कि बेसिकली आपको अगर ये लग रहा है ना कि वहां पे जो रॉयल्टी है, दोज आर द पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग द शो, इट्स नेवर अबाउट दैट, इट्स अबाउट ऑलवेज अबाउट द पीपल हु एक्चुअली हैव कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री। यहां से थिंग्स विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग। इसके थ्रू क्या हुआ, ये यूरोप के अंदर तो पावरफुल बन चुके थे, बट दे हैड गॉटन अ वेरी नोटोरियस इमेज ऑल्सो। होता ना, एक इमेज भी तो खराब हो जाती है यार, कि ठीक है आपने किया लेकिन सबको बेवकूफ बना के किया ना, सबको नुकसान करा के किया ना, सारे के सारे लोगों को, बट अल्टीमेटली यू मेड अ लॉट ऑफ मनी। आप ये समझो कि द काइंड ऑफ मनी नेथन रॉथशाइल्ड मेड, वो 20,000 पाउंड्स लेकर आया था अपने फादर से इन 17 ईयर्स ऑफ हिज मेजर टेन्योर, अर्ली 17 ईयर्स। उसने 20,000 पाउंड्स को पता है कितना कन्वर्ट कर दिया था? 50 मिलियन पाउंड्स, मतलब 2,500 टाइम्स इंक्रीज कर दिया था। अलग लेवल पर उसने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करी, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स, कि उसने 17 ईयर्स के अंदर 2,500 टाइम्स प्रॉफिट जनरेट कर दिया था ऑन द काइंड ऑफ मनी दैट ही हैड इन्वेस्टेड और ही टुक अलोंग विद हिम टू लंदन एट द टाइम। कहने का मतलब क्या होता है ना, आप लार्जर देन लाइफ कैसे बनते हो? क्योंकि मनी लेंडर तो बहुत सारे थे, लेकिन लार्जर देन लाइफ कैसे बनते हो ना, दैट इज द गेम। अब प्रॉब्लम क्या थी पता है, ये लोग, अब मैंने आपको ये चीज तो बताई कि इन लोगों को हर कंट्री से निकाल दिया जाता था। पता है ये लोग करते क्या थे? एक काम करता हूँ, मैं एक ज्यूइश बैंक हूँ, ये लोग अपने अपने छोटे छोटे बैंक खोल लेते थे। पहले इतनी रेगुलेशंस वगैरह नहीं थी, बहुत सारे बैंक ऐसे ही आपके खुल जाते थे। अब होता क्या था, बैंक का आइडिया क्या था, एक बात समझो, पहले ट्रेड किस पे हो रहा था? गोल्ड में। अब मान लो कि मैं बैंक हूँ और आप सारे लोग जो है ना, आप मेरे एरिया में रहते हो और आप सारे लोग ट्रेडिंग करते हो, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार एक काम करो, आप लोग अपना गोल्ड मुझे दो, उसके बदले मैं आपको रिसीट दूंगा अपने बैंक की। आप जहां पर भी जाकर ट्रेड करोगे, आप वहां पर ये रिसीट दिखाना, दूसरे बैंक से मैं बात करूंगा, जिस भी स्टेट में आप जाके, जिस भी कंट्री में आप जाके करोगे, और वहां पर वो आपको गोल्ड दे देंगे रिसीट दिखाकर, और आप उस ट्रेडर को गोल्ड दे आना। दिस इज हाउ द ट्रेड स्टार्टेड टू हैपन। बट हाउ डिड दे यूज टू मैनिपुलेट इट? सोचो कैसे करते थे। अब मान लो आप सबने क्या किया, अपना गोल्ड मेरे पास रखवा दिया, उसके बदले मैंने आप सबको रिसीट इशू करके दे दी। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग ना अपने आप नई रिसीट्स खुद क्रिएट कर लेते थे। क्या जाता है रिसीट क्रिएट करने में? मेरा एक पेपर ही तो है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, राइट? मैंने रिसीट इशू कर दी, इट इज एज गुड एज गोल्ड। थिंक अबाउट इट, मैं जो मर्जी खरीदूं उस चीज से। तो होता क्या था, कुछ सालों तक, 10-10 साल, 15-15 साल तक ना, लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि एक्चुअली, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू गो इनटू देयर वॉल्ट्स एंड सी कि यार आपके पास कितना गोल्ड है और उसके हिसाब से रिसीट कितनी है मार्केट के अंदर। आप एक बात बताओ ना, आज कंट्री के अंदर कितनी करेंसी है? क्या आप काउंट कर सकते हो जाके कि किसके पास कितनी करेंसी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? देयर इज नो वे टू नो ना। कोई कितना भी प्रिंट करके इकोनॉमी में उतार दे, हाउ विल यू नो? अब सोचो, ये छोटे लेवल पर थे, फिर भी इनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल भी लग जाते थे। लेकिन होता क्या था, धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होता था कि यार ये जो बैंक है ना, इसकी रिसीट ना ज्यादा लग रही है। तो ये लोग क्या करते थे, सारे इकट्ठे होके आते थे, सारे इकट्ठे होके आते थे और बोलते थे कि हमारा गोल्ड दो। हमारा गोल्ड हम मांगेंगे तो फिर इतना तो गोल्ड है ही नहीं, क्योंकि रिसीट ज्यादा इशू कर रखी थी। जब रिसीट ज्यादा है, गोल्ड कम है, तो बैंक फेल हो गया। बैंक फेल होता था, इनको धक्के मार के निकाल देते थे। और ऐसे कर करके हर कंट्री के अंदर ये लोग ये सेम चीजें करते थे। विच कंट्री इज गोइंग टू गिव देम शेल्टर? पहली बात, वैसे ही माइनॉरिटी है और जहां जाते हैं कंट्रोल करने लग जाते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को। एम आई नॉट कंट्रोलिंग द होल फाइनेंशियल सिस्टम? क्योंकि आप सबकी वेल्थ किसके पास है? मेरे पास है। मतलब आप सबकी वेल्थ कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं कर रहा हूं। और हम उसको मिसयूज भी कर रहे हैं अपनी पावर को। ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी इस तरीके से ही गए। उस टाइम पे क्या हुआ कि जब इनको निकालते गए ना, तो फिर ये अब जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में 7.5 मिलियन ज्यूज जो है ना, दे आर इन यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ। लेकिन आज से 200-250 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो कुछ ही लोग वहां पर गए, उन्होंने अपने बैंकिंग डायनेस्टीज वहां पर स्टार्ट कर दी। दिस इज द सेम थिंग दे यूज्ड टू कीप डूइंग देयर आल्सो। तो होता क्या था, हर 10-20 साल के बाद एक ना एक बैंक बहुत मैसिवली फेल हो जाता था। अब हुआ क्या, द ईयर वाज 1907। बहुत ध्यान से सुनना है। 1907 के अंदर क्या हुआ, अमेरिका के अंदर ना बहुत मैसिव बैंकिंग क्राइसिस आया। मतलब हुआ क्या, लाइन के अंदर ना, लेट्स सपोज हम सारे ज्यूज हैं और हम सबके अपने अपने बैंक्स हैं छोटे छोटे। हुआ क्या कि लेट्स सपोज मेरे पास, आप सब अपनी रिसीट्स लेकर आए, मेरे पास गोल्ड नहीं था, मैं फेल हो गया। जैसे ये हुआ तो उनको लगा यार ये बाकियों में भी चेक करते हैं। वो बाकियों के पास भी गए,
बाकियों के पास गए, उनके पास भी उतना गोल्ड नहीं, दूसरे के पास भी गोल्ड नहीं, चौथे के पास भी गोल्ड नहीं, तो करते करते हो क्या रहा था, लाइन में ये लोग फेल होते जा रहे थे। एंड दैट लेड टू अ मैसिव बैंकिंग क्राइसिस ऑफ 1907, जो कि बहुत मेजर इवेंट था, इकोनॉमिक इवेंट था ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना इन लोगों ने सोचा कि यार कुछ प्लान ना बदलना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। होता क्या है कि यार ये लोगों ने हमारी गेम समझ आ गई है, क्योंकि देखो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, हम ये रिसीट एक्स्ट्रा प्रिंट करना तो नहीं रोकेंगे, क्योंकि दैट इज वेयर द रियल मनी इज। हमें ना एक सिस्टम चाहिए, हमें एक सिस्टम चाहिए जिसकी वजह से ना ये लोग कभी भी हमें पकड़ ही ना पाए। सो व्हाट वी नीड इज अ बिगर बैंक। हम में से अगर किसी को भी प्रॉब्लम आएगी तो वो हम सबको हेल्प करेगा। इन शॉर्ट वी नीड अ सेंट्रल बैंक इन यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं ही वो बैंक हूं, आप सबने मेरे से अपना पैसा मेरे पास रखवा रखा था, गोल्ड मेरे पास रखवाया हुआ था। अब आप सारे मेरे पास आए, मेरे पास गोल्ड नहीं है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना सेंट्रल बैंक को मैं फोन करके बोलूंगा कि यार देखो मेरे पास ना ये लोग पैसा मांगने आ गए हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसके पास बाकी सबका भी थोड़ा रिजर्व पड़ा होगा, वो अपना गोल्ड ना मेरे को भेज देगा। सोचो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो अपना गोल्ड मेरे को भेज देगा और मैं आपको बोलूंगा कितना गोल्ड चाहिए ले जाओ। अब बाकियों का भी अगर गोल्ड यहां आ गया और आप सबको मैंने सारा गोल्ड जितना आपको चाहिए था मैंने आपको दे दिया, तो डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू बिल्ड ट्रस्ट इन द सिस्टम? ट्रस्ट आ जाएगा आपको मेरे ऊपर कि यार जितना गोल्ड मांगा दे दिया ना। और अंदर अंदर मैनिपुलेशन चल रही है, लेकिन वो गोल्ड उस बैंक का तो था ही नहीं, वो तो दूसरे बैंक का था। लेकिन फॉर द टाइम बिंग टू क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फॉल्स ट्रस्ट सिस्टम, दिस वॉज क्रिएटेड। अब ये क्रिएट करना चाहते थे 1907 के बाद, बट हुआ क्या, अमेरिका के और जितने भी इलीट जो लोग थे, जो और बहुत बड़े बड़े बहुत रिच क्लास के जो लोग थे, वो लोग जो थे ना बेसिकली दे वर अपोज टू इट। तो अब सिंपल सी बात है यार, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही बड़ा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अंदर। इतने इलीट्स नहीं मान रहे तो यार इट इज वेरी डिफिकल्ट। उस टाइम पे जेपी मॉर्गन जो थे ना, जेपी मॉर्गन वाज द फर्स्ट पर्सन हु वांटेड टू क्रिएट द फेडरल रिजर्व, दैट इज वन। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट दे डिड कि चलो ठीक है, सेंट्रल बैंक नहीं चाहिए, फेडरल रिजर्व नहीं चाहिए, बोला नहीं चाहिए। कह रहे अच्छा एक बात बताओ, क्रूज किस किस को पसंद है? तो चलो फिर एक काम करते हैं, टाइटैनिक पे घूम के आते हैं। मैं आपको एक चीज आपको बता दूं, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, एवरीथिंग इज बैक्ड बाय रिसर्च। आई विल गिव यू द नेम ऑफ द बुक्स ऑल्सो। कहने का मतलब क्या है, हुआ क्या कि बेसिकली ऑल दोस पीपल who were opposed to this thing, who were opposed to creating the Federal Reserve, they were a part of it. और वो जो शिप जो था ना बेसिकली टाइटैनिक का, that was owned by White Star Line, जो कि एक कंपनी थी जेपी मॉर्गन की। And JP Morgan at the last moment did not go into that particular cruise. अब ये important किस तरीके से? 15th of April 1912 was the day when the ship sank. Federal Reserve was created in January 1913. In next 8 months, Federal Reserve was created. और उसके 6-8 months के बाद for the first time अमेरिका के अंदर personal taxes were introduced. Personal taxes क्यों introduce कर दिए? क्योंकि बात पता है क्या थी गाइस, फेडरल रिजर्व का काम क्या है, अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो वो फेडरल रिजर्व से लोन मांगेगी। फेडरल रिजर्व इज गोइंग टू प्रिंट मनी, गिव द लोन टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है उसको पब्लिक सर्विसेज में और जहां जहां उनको यूज करना है, डिफेंस में, वट एवर इट इज, दे विल यूज दैट मनी, एंड द इंटरेस्ट पोर्शन इज गोइंग टू पेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि वो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तभी तो फेडरल रिजर्व को पे किया जाएगा। और फेडरल रिजर्व जो है ना गाइस बेसिकली वो किस तरीके से बना, जितने उस टाइम पर बड़े बड़े बैंक्स जो थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उन सब का स्टेक था फेडरल रिजर्व के अंदर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जितने बड़े बड़े बैंक्स थे उन सब का स्टेक था फेडरल रिजर्व के अंदर। और उस टाइम पे बड़े बैंक्स थे किसके? ज्यूइश बैंक्स थे। मतलब फेडरल रिजर्व जो एक एंटिटी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय ज्यूइश बैंक्स, और ज्यूइश बैंक्स जितने भी थे ना वो कह रहे हैं कि अब हम यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को लोन्स देंगे और उसका इंटरेस्ट जो होगा वो सिटीजन्स पे करेंगे, और उसके लिए पर्सनल टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने थे। अब हुआ क्या था, बिफोर द सेंट्रल बैंक केम इनटू द पिक्चर, उससे पहले मनी प्रिंटिंग की पावर, या मनी प्रिंटिंग क्या था बेसिकली, जो रिसीट ही थी। मतलब देखो हर बैंक
हर बैंक की अपनी रिसीट है खुद की। छोटे छोटे बैंक से ना, पहले सेंट्रल बैंक तो था नहीं, पहले एक सिंगल, जैसे यूएस डॉलर है आज की डेट में, ऐसे कोई सिंगल करेंसी तो थी नहीं, हर बैंक की अपनी करेंसी थी। एक पॉइंट पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 600 प्लस करेंसीज थी, हर बैंक की अपनी अपनी करेंसी है। हुआ क्या था, आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन बेसिकली ही वाज असैसिनेटेड। व्हाई ही बिकेम सो फेमस? क्योंकि स्लेवरी को अबॉलिश किया था, राइट। और नॉर्थ साइड और साउथ साइड जो थी, दे वर इनटू वॉर। एक सिविल वॉर चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आपको क्या लगता है उसका बेसिकली व्हाई ही वाज असैसिनेटेड? क्योंकि अब्राहम लिंकन को यह बात समझ आ रही थी, बेसिकली ही वाज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ साइड। वो कह रहे कि आई हैव टू एनिमीज, टू बिग एनिमीज। वन इज द साउथ साइड जिसके अगेंस्ट मैं लड़ रहा हूं, एंड सेकेंड इज द पीपल हु आर फंडिंग अस। एंड अगर मुझसे पूछा जाए इन दोनों में से आप ज्यादा फियरफुल किससे हो, वो कहेगा द पीपल हु आर फंडिंग अस, एंड दे आर द ज्यूइश बैंकर्स। यू कैन चेक आउट दीज लाइन्स ऑनलाइन, यू विल गेट इट। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना अब्राहम लिंकन, व्हाई ही वाज असैसिनेटेड, क्योंकि उनको पता है क्या बोल दिया गया था। बेसिकली अब्राहम लिंकन ने बोला कि मैं ना मनी प्रिंट करने की पावर गवर्नमेंट के हाथ में लाना चाहता हूं। समझो, देखो एक बात समझो, हर बैंक अपनी अपनी पावर यूज कर रहा है, अपनी अपनी करेंसी खुद प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब सारा मनी प्रिंट करने की कैपेसिटी तो इसी के पास है, और मनी सप्लाई जो कंट्रोल करेगा वही एक्चुअली कंट्री को कंट्रोल कर रहा है। सोचो, नेथन रॉथस्चाइल्ड की बात याद करो। उसने बोला कि नहीं, हम एक काम करेंगे, मैं एक नई गवर्नमेंट की करेंसी लाना चाहता हूं जिसका नाम होगा ग्रीन बैक्स। मान लो मैं ही अब्राहम लिंकन हूं और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आज से हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन बैक्स चलेंगे, तो आपके पास जो जो भी करेंसी है उस करेंसी को लेकर आओ, और गवर्नमेंट जो है आपको उसे कन्वर्ट करके रिक्विजिट अमाउंट ऑफ ग्रीन बैक्स दे देगी। लोगों ने क्या क्या एक्सचेंज भी करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से ही वॉज असैसिनेटेड, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अब्राहम लिंकन वॉज ट्राइंग टू टेक द पावर ऑफ द ज्यूइश बैंक्स टू कीप प्रिंटिंग मनी और रिसीट्स। Jews have been trying to control the money supply in every country that they used to go to. और जो बंदा इस पर्टिकुलर चीज को चेंज करने की कोशिश करे थ्रू एनी पॉलिसी, दैट पर्सन विल बी आउस्टेड, दैट पर्सन विल बी असैसिनेटेड। ऐसे ही एक और एग्जांपल था, एंड्रू जैक्सन, वो भी यूएस के प्रेसिडेंट थे। सिमिलर केस के अंदर मिस्टर गारफील्ड, वो प्रेसिडेंट गारफील्ड थे, जेम्स गारफील्ड, उनको भी असैसिनेट करवा दिया था। दे ऑल्सो वर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग्स, दे वर ट्राइंग टू एक्सपोज द सिस्टम। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये जो मनी सप्लाई जो कंट्रोल कर रहा है ना, वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। क्लियरली वो बोलने की कोशिश कर रहे थे। जॉन एफ कैनेडी 1963 के अंदर ही ऑल्सो वॉज असैसिनेटेड, क्योंकि इन्होंने पता क्या बोला था, इन्होंने फिर से कोशिश करी कि मैं अपनी खुद की करेंसी लेकर आना चाहता हूं फेडरल रिजर्व के होने के बाद। अब यार लॉजिकली सोचो, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, उसको बोरो क्यों करना पड़ रहा है फेडरल रिजर्व से? और फिर वो बोरो कर रहा है, कहने को तो फेडरल रिजर्व है तो गवर्नमेंट एंटिटी ना, फिर उसको इंटरेस्ट किस बात पे किया जा रहा है? और आप फेडरल रिजर्व की वेबसाइट पे जाकर चेक करो, इट इज अ प्राइवेट एंटिटी, वो एक कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स मिलते हैं। और आप ये समझो, हाउ आर दे लेंडिंग मनी? थिंक अबाउट इट। अगर मेरे पास पैसा है फिर मैं लेंड कर रहा हूं, देन आई शुड गेट द इंटरेस्ट। लेकिन हाउ आर दे लेंडिंग? आउट ऑफ थिन एयर दे आर क्रिएटिंग मनी। प्रिंट किया, जाओ जी मार्केट में, और इसका मैं इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा हूं अमेरिकन सिटीजन से। करते करते इन द लास्ट 100 ईयर्स, 113 ईयर्स टू बी एग्जैक्ट, आज की डेट में यूएस के ऊपर $38 ट्रिलियन का डेट है। अब आप लॉजिकली एक बात सोचो, पावरफुल है ज्यूज, सब कुछ है, लेकिन एक बात बताओ, आज अमेरिका इतना ज्यादा, व्हाई आर दे एक्टिंग लाइक सच अ पपेट टू देम, लाइक बीइंग अ सुपर पावर पर से, जो कंट्री पूरे वर्ल्ड में किसी आगे नहीं झुक सकती, वो व्हाई दे आर डूइंग इजराइल्स बिडिंग? क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, $40 ट्रिलियन आपको दे रखे हैं हमने, लाओ इंटरेस्ट दो, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे हम आपको डिफॉल्ट करवा देंगे। आपने अगर डिफॉल्ट कर दिया, विल सीज योर एसेट्स। बट बेसिकली नोबडी अंडरस्टैंड्स द होल गेम, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट ये तो क्या है ना, गवर्नमेंट एंटिटी है, तो ये तो डेट गवर्नमेंट ने दिया है, क्या प्रॉब्लम रह गई? चलो एक लेट्स जस्ट गेट बैक, टाइमलाइन पे वापस आते हैं गाइस। टाइटैनिक सैंक इन अप्रैल 1912, फेडरल रिजर्व वाज क्रिएटेड इन 1913, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन 1914। कोइंसिडेंस? इट वाज क्रिएटेड इन सच अ वे